गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो अब नया चैप्टर है अपना केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। बातें नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया अपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सेकंड चैप्टर है मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट 11th का चैप्टर है। इससे जस्ट रिलेटेड एक और चैप्टर है सॉल्यूशन, वो 12th का चैप्टर है। ठीक है, मोल कंसेप्ट में जितनी चीजें पढ़ोगे उसमें से आधी से ज्यादा चीजें तुम लोगों को सॉल्यूशन में अप्लाइड है। सॉल्यूशन चैप्टर को अगर मैं दो पार्ट में बांटूं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ पूरा मोल से ही भरा पड़ा है। उसमें जो मोल की चीजें इसमें पढ़ोगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, मोलैलिटी, ये सब, ये सारी चीजें सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में दी है। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट वो थोड़ा अलग है। तो मोल और सॉल्यूशन ये दो चैप्टर साथ में आते हैं। सॉल्यूशन 12th का है, मोल 11th का चैप्टर है। मोल कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो सॉल्यूशन बनेगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन भी आधा तो डूब जाएगा। और चैप्टर का अगर स्टार्टिंग समझ में नहीं आता है तो फिर बात का अपन खुद ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। सिंपल क्वेश्चन है, देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, हाँ आप ही, तुम भी, और जो भी 11th वाले कहाँ हैं, बाकी दो ही आए, ये तो 12th का है ना, हाँ 11th। ठीक है, तो देखो मोल कंसेप्ट सच में थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ना तो तुम लोगों को दिखेगा कि हाँ क्वेश्चन को फिर अप्रोच कैसे करें। जैसे 11th में अपना फिजिक्स में है ना 1D वाला, उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आते हैं कि इक्वेशन 3 ही है लेकिन क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बन जाते हैं। बस वैसे ही मोल में भी है, फॉर्मूले मोल के 3 ही हैं, लेकिन वो 3 फार्मूले से इतनी सारी वैरायटी बना देता है ना, वहाँ फिर दिक्कत होती है कि सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ भी बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि सॉल्व कैसे करना है। फॉर्मूले तो 3 ही है, तो 3 फार्मूले से मेन है ना, फार्मूले तो याद हो जाएंगे 3 छोटे छोटे से, कॉन्सेप्ट सीखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन इन पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंडर में पढ़ेंगे। कंटेंट्स लिख दिए, कितने 8 हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन एंड टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि पहली बार तुम लोगों को यहाँ पे लॉग की वैल्यूज आएगी सॉल्व करना। अगर आती है कोई क्वेश्चन में तो तुमको पता होना चाहिए इसका लॉग कितना होता है, ये कितना होता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेट, देखो एक मैंने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को कैलकुलेशन बेसिक तो बता दी है कि कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ लॉग नहीं बताया था। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ें वहाँ पे छूटी हुई है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा, जो इन कुछ आगे चैप्टर्स में काम आएगी। और कुछ टर्मिनोलॉजी इसके साथ, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मास क्या होता है, मैटर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें 11th में पहले पढ़ते हुए नहीं पढ़ते हैं कभी, वो वाली चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 4 या 5 लॉज है अपने पास, या जो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिए थे कि कोई भी चीज़ कैसे कंबाइन हो रही है, कोई ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, कंबाइन होके प्रोडक्ट कैसे बना रहा है। 4 या 5 लॉज है, वो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अपना जो चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट। ठीक है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम है। बुक में देखोगे तो चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम भी आता है आगे। ठीक है, चलो तो मोल कंसेप्ट में जो मोल वर्ड है उस मोल का मतलब क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे मोल पढ़ लोगे तो तुमको रिएक्शन यहाँ पे समझ में आ जाएगी, रिएक्शन होती क्या है, वो सारी चीजें। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। ये अगर समझ में आ गया ना, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, तो समझ जाना क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नहीं होता है कि इसका कितना यूज हुआ, इसका कितना यूज हुआ तो कितना बनेगा, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में LR यूज करते हैं, बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ सॉल्यूशन। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अपने पास 3-4 अलग अलग नाम आएंगे। परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये दोनों अलग अलग नाम है ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग है। ठीक है, एक आता है नॉर्मेलिटी और एक आता है फॉर्मेलिटी। ठीक है, वो फॉर्मेलिटी नाम भी फॉर्मेलिटी जैसे ही है, कुछ काम नहीं आता, कहीं क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, 3 ही मेन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। और साथ में एक और आता है इक्विवेलेंट वेट, तो उसको फिर अलग ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, 3 वेट और उनको निकालते कैसे हैं। ये इक्विवेलेंट वेट पहले पढ़ोगे, फिर इक्विवेलेंट वेट अलग अलग मेथड से निकाला जाता है, क्लोराइड के लिए अलग, इसके लिए अलग, ऑक्साइड के लिए अलग। तो फॉर्मूलेज लिखने बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन आए, बट फिर भी अगर आ भी जाता है तो पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट, अगर किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट दिया है या इक्विवेलेंट दिया है तो वहाँ से एटॉमिक कैसे निकालोगे वो पता होना चाहिए। किसी का मॉलिक्यूलर एटॉमिक दिया, इक्विवेलेंट दिया है, तो उससे मॉलिक्यूलर कैसे निकालोगे, वैलेंसी दी है, कुछ टर्म्स दे देता है वो,
इसका इतना परसेंटेज की वैलेंसी इतनी है, तो अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो ऐसे कुछ आते हैं। तो एटॉमिक वेट पता करना, मॉलिक्यूलर वेट पता करना और इक्विवेलेंट, ये 3 वेट्स पता करने होते हैं कुछ कुछ गिवन कंडीशन से, और ये बेसिक होता है मोल। क्लियर है? चलो तो अपन आज पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा कि पहली और दूसरी हेडिंग आज कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये चलो ये नोट किया बेटा, फोटो क्लिक करो और अब कर, मतलब मिटा रहा हूँ ये। अब लिखना अभी 2 मिनट बंद कर दो, मैं कुछ समझा देता हूँ, फिर नोट करते रहना बाद में। ठीक है, चलो पहली जो हेडिंग थी अपनी बेसिक कैलकुलेशन वाला, तो बेसिक कैलकुलेशन में मैंने पहले तुम लोगों को पढ़ा दिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर पावर वाले कैसे सॉल्व करते कुछ क्वेश्चंस, फिर रेसिप्रोकल लेना, ऊपर भी अगर उसमें क्या 1/2 दिया है और उसके बाद डिवाइड में 2/3 दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ जो बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी पहले पढ़ा चुका था। उसके बाद कुछ थोड़ी और कैलकुलेशंस बचती थी जो इस चैप्टर में ज़रूरी है, वो यहाँ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चीज़ें स्टार्ट होगी अपनी लॉग वैल्यू से। अगर वो चीज़ें किसी ने उस दिन, जो बहुत सारे बच्चे नहीं थे क्लास में, जाके लेक्चर देख लेना, और जो थे रिपीट कर लेना एक बार उन नोट्स को। ठीक है, पन्ने पलटाने। चलो यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती है लॉग की वैल्यू से। देखो कोई भी चीज़ होगी उसकी यूनिट दी जाती है, हर चीज़। मैंने बोला 10 क्या, किलोमीटर, फीट, समझ गया ना, जूल, कुछ तो होगा ना पीछे यूनिट। तो हर चीज़ की यूनिट हुई। अब मैंने सिर्फ कोई भी एक रैंडम मैग्नीट्यूड दे दिया, 53 क्या, कुछ होना चाहिए ना, 53 ग्राम, 53 मीटर, 53 सेकेंड, 53 जूल, 53 अर्ग, कुछ तो होना चाहिए। तभी तुम बता, जब तक उस मैग्नीट्यूड के पीछे यूनिट नहीं लगेगी तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे कि वो है क्या। तो यूनिट बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए अपन यूनिट कन्वर्जन इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट कन्वर्जन जैसे थोड़ा बहुत लॉग वाली चीज़ें भी है कि 1 मैंने दिया तो 1 के आगे अगर मैंने कुछ लगा दिया लॉग तो वो 1 नहीं रहता, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये ऐसे देखो, मैंने बोला 1 होता है ना, अगर न्यूमेरिकल डिजिट्स में बोलूँ बिना कोई यूनिट दिए तो 1 है। लेकिन अगर यहाँ लॉग ये कुछ एक आगे कुछ लिख दिया ना अगर मैंने ये चीज़, तो ये 1 नहीं रहेगा, फिर ये कुछ और हो जाएगा। तो आगे एक वर्ड लगता है लॉक करके, कभी भी कोई नंबर के आगे अगर ऐसा कुछ वर्ड लगे लॉक करके तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। बस ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये तुमको कहीं कोई क्वेश्चंस में आएंगी चीज़ें। ठीक है, और ये आती है पीएच वाले, उसमें आती है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ऐसे करके। तो जब वो ये वाले क्वेश्चन देगा ना, एच प्लस की वैल्यू मान लो दे दी उसने 3 आई कहीं से भी, तो ये 3 नहीं रहेगा, फिर log 3 हो गया ना, तो log 3 की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो pH 3 नहीं आएगा, pH कुछ और आएगा। तो समझ गया ना कैसे? तो log 3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी तब जाके आएगा, वो 3 नहीं रहेगा फिर कभी। क्लियर है? तो वही चीज़ें। तो log की वैल्यू 2 टर्म्स में डिफाइन की जाती है, एक होता है log द बेस e, एक होता है log द बेस 10। तो जो अपने सिलेबस में मोस्ट ऑफ द काम आता है log द बेस 10 वाला आता है, जहाँ भी क्वेश्चन में अगर बोले नहीं बोले log द बेस 10 ही यूज़ किया जाता है। तो एक होता है बेस 10 वाला और एक होता है बेस ई वाला। बेस मतलब जो उसके नीचे लिखा हुआ बस। ठीक है, अब वो ई क्यों आया, 10 क्यों आया, कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं है। अपने को ई और 10 पता होना चाहिए कि लॉग 2 टाइप के होते हैं, लॉग ई और लॉग 10। तो अपने को जो वैल्यूज लिखी ना मैंने सारी log 10 की लिखी और यही काम आती है। इसको log ई में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? ये एक फॉर्मूला होता है, 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। log ई को ln भी बोलते हैं। ठीक है, log ई वाले को बोलते हैं ln, शॉर्ट में ये लिख देते हैं ना, स्मॉल l और स्मॉल n। क्लियर है? तो log ई को क्या बोलते हैं? ln। तो जब log ई को मेरे को log 10 में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं? 2.303 का। क्लियर है? इसको अगर शॉर्ट में ऐसा लिखना तो ये चीज़ log 10 इंटू 2.303 होता है ln या फिर log e, ये एक चीज़ होती है। हाँ, बस एक इक्वल को मल्टीप्लाई को चेंज कर लो। क्लियर है? log 10 में जब 2.303 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो log e की वैल्यू आती है। क्लियर है? ये याद रखना है सभी को। चलो अब यहाँ से चीज़ें बेटा याद ही करनी है, रटना है, साफ रटना है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। log 1 होता है 0, log 2 0.3, log 3.47, log 4.6, log 5.7, log 6.75, log 7.84, log 8.9, log 9.95, log 10 1। तो 2 तो रटा ही जानी चाहिए। log 10 1 होता है, log 1 0 होता है, ये तो भूलना ही मत।
ठीक है, log 1 0, log 10 1, ठीक है। बाकी सारी जीरो log की वैल्यूज किसके बीच में आती है, 0 से 1, ठीक है। अब इसमें देखना ये वाली जो दो हैं, देखो ये तो ठीक है, एक बढ़ा दिया, 2 से 0.3 कर दिया, 3 से 0.4 कर दिया, 2 डिजिट तक नहीं भी याद होगी तो 1 डिजिट तक तो याद कर ही लेना। तो इसमें क्या किया उसने, +1 किया है, एक बढ़ाया ना, 2 को 0.3 कर दिया, 3 को 0.4 कर दिया। इसमें अगले दो में क्या किया है उसने, 2 बढ़ा दिए, 4 को 0.6 कर दिया, 5 को 0.7 कर दिया, ठीक है। अगले जो 3 है, 6 को 7, 7 को 8, 8 को 9, इसमें वापस +1 ही किया है बस, ठीक है। हाँ, अप्रॉक्स में अगर देखोगे तो +1 और फिर 0.5 भी, अगर इसको 8.5 कर दूं तो 0.5 और ऐड कर लेना पीछे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, डबल की मतलब एक बढ़ाया और 0.5, एक बढ़ाया और 4 को 5 कर लेता हूँ ना मैं, 4 को 8.5 कर लेता हूँ तो सब में 5 बढ़ा दिया, 0.9 को होगा इसके आगे की भी कुछ वैल्यू, क्लियर है। तो +0.5 अगर लिखना है तो लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 0.05, क्लियर है। ये जी समझ में आई। ये देखो, या तो साफ रट लेना, log 1 से लेके बार बार बोलोगे 15-20 बार, log 10 तक याद हो जाती है। या फिर ऐसे देख लेना कि 1 के तो याद है, अगले दो में 1 बढ़ाऊंगा, अगले दो में 2 बढ़ाऊंगा, अगले फिर 3 में 1 बढ़ाऊंगा, और 9 की तो 0.9 ही है, सेम ही है। तो ऐसे करके तुम लोगों को वैल्यूज याद हो जाएगी, ठीक है। फिर ये कुछ अदर वैल्यूज आती है जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होती है। बेटा आवाज नहीं, log 0.25 ये होता है, देखो 0 से कम है ना, तो 1 की तो आई 0, अब 0 से कम वाली चीज कुछ पूछ रहा है तो माइनस में ही आएगी। मतलब ये 1 की थी 0, तो 1 से कम है ना, 0.25, तो 0 से कम ही आएगा। 0 से कम क्या होता है, माइनस में होती है चीजें, तो आंसर भी माइनस में आ रहा है, -0.6, ठीक है। 1.25 ये तो 1 से बड़ा है, तो इसकी तो प्लस में रहेगी 0.96, 1.6 की 0.2 और 1.8 की 0.25। ये बार बार कुछ वैल्यूज है जो क्वेश्चन में यूज होती है, तो या तो वहां इनकी वैल्यूज निकालते बैठो या फिर सीधा रट लो, क्लियर है। उसमें से भी 1.8 वाली ज्यादा यूज होती है, क्लियर है। तो log की वैल्यू ऐसे याद हो गई। अगर ये ln के फॉर्म में देता है तो ln 1 होता है 0, ln 2 होता है 0.7, देखो ln की वैल्यूज याद नहीं करनी पर लिख के रख लो है, ठीक है। ln e होता है 1, ln 10 होता है ये, तो ln x क्या होगा, 2.303 इंटू log x। अगर x वाली चीज मतलब इसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है बस, log लिखूं मतलब बेस क्या होगा 10, देखो log लिखता हूं तो बेस 10 ही होगा। अगर e लिखा है तो उसको ln लिखते हैं, तो इसने क्या बोला है ln, और ln के आगे x लिखा है, तो अगर इसमें कोई ln को log में कन्वर्ट करना है तो काय में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 में, और x तो ऐसा कैसे ही रखा है ना मैंने। अगर मान लो मैं यहाँ से x गायब भी कर देता हूँ ये, तो ln इजिकल टू क्या होगा, 2.303 का मल्टीप्लाई किया ना 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तो बस अगर किसी भी चीज़ का मेरे को ऐसा ही है तो वैल्यू में बस इतना चेंज करना है, बाकी तो वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। और यही चीज़ मैंने ये लिखी है कि log e या फिर ln को अगर कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ में तो log 10 में ये मल्टीप्लाई कर देते तो सेम वैल्यू रहती है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब log से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो वैल्यूज हो गई, सारे सुन लो। log से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए तुमको लॉगरिथम समझ में आना चाहिए। अगर कभी भी दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई दे रखा हो कि log 3 इंटू 4, तो ये नहीं करोगे कि log 12। देखो मैं एग्जांपल कहाँ पे लिखूँ तुम लोगों को, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। तुमको वैल्यू फाइंड करनी है log 12 की, तो अपने को तो 10 तक ही याद है ना, 12 की कैसे फाइंड करोगे, तो 12 को पहले स्प्लिट करोगे कि 12 किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई से आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, log किस चीज़ का मल्टीप्लाई से आता है, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, कुछ भी 6 2 12, ठीक है, ठीक है। या फिर उसको और भी शॉर्ट करना तो जो भी तुम लोग, ठीक है। तो अब हो गया ना log ए बी, तो मुझे log 6 की भी पता है, log 2 की भी पता है, तो log ए बी का मतलब यही होता है कि log ए अलग कर दो प्लस log बी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या करोगे प्लस में। देखो मल्टीप्लाई प्लस जैसे दिखता है ना, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूंगा तो, और डिवाइड किसके जैसा दिखता है, माइनस जैसा। तो चीज़ों को ऐसे याद रखना, जब मल्टीप्लाई में दिया है तो प्लस करना है,
जब डिवाइड में देगा तो माइनस करना है, याद रहेगी ये चीज। तो ए बी का क्या होगा, ए प्लस बी, ए बाई बी का क्या होगा, ए माइनस बी। अब मुझे लॉग ए और लॉग बी की वैल्यू पता है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ, log 6 प्लस log 2, और log 6 की वैल्यू क्या होती है 0.75 प्लस 2 की है 0.85, बस। तो जाके मेरे को log 12 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जोड़ दूंगा। अच्छा वैल्यू बता रहे हो, हाँ मतलब जो भी आ रही है तो वो 12 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो मान लो अगर वो log तुमको ऐसा कुछ बहुत ही टफ वाला भी दे देता है तो तुम सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए 1 से 10 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके ऊपर सारे निकाल लोगे। ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, टेबल अपने को 1 से 9 या 10 तक याद रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक याद है। 13, 14, 15 की याद है क्या किसी को? मेरे को तो नहीं है, ठीक है। 12 की भी आधी अधूरी डगमगा जाती है, ठीक है। तो लॉग मतलब 10 तक फिर भी याद रहती है, ठीक है। 10 तक तो याद रहती है, तो 10 तक याद है तो मैं 11 की कोई सी भी 12, 13 कहीं भी मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा ना। तो वैसे ही है, लॉग की भी 10 तक वैल्यूज याद रखनी है, उसके आगे कोई भी लॉग की वैल्यू दे उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लोगे, सोना नहीं बेटा, ठीक है। लॉग ए बाई बी, मान लो अपने को पूछ रहा है वो लॉग 1/2, ठीक है। लॉग 1/2 पूछा है, तो 1/2 क्या होता है, हाफ होता है ना 0.5, तो या तो 0.5 की वैल्यू लिखी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। लॉग मैंने बोल दिया, चलो 1/2 नहीं 3/5 दे दिया है, लॉग 3/5 की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या लॉग ए बाई बी है ना, तो क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। अब तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, लॉग 3 की वैल्यू क्या है 0.47 माइनस 5 की क्या है 0.7, बस अब सॉल्व कर लूँगा। माइनस में कुछ वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी वो जो भी आएगी, 0.4 माइनस 0.7 करना है ना, तो जो भी आएगी माइनस में आएगी। हाँ log 2, अच्छा ये बोल रहे हो, ओके हाँ ठीक है, ओके ठीक है, हाँ चलो ऐसा बोलो ना, मेरे को लगा आंसर बता रहे थे। चलो समझ गया ना सॉल्व कैसे करते हैं। ए बी वाला आएगा तो कैसे करोगे, ये एग्जांपल दे दिया, ए बाई बी वाले इस टाइप से एग्जांपल आते हैं, सॉल्व कर लोगे। फिर आता है log a दी पावर 10, ये अपने बेस वाले जो अपने क्वेश्चन किए थे, इसको कहाँ सॉल्व करूँ मैं, जगह नहीं बचती यार, ये ph माइनस हटा रहा हूँ ये, ठीक है। चलो ये वाला जो है a दी पावर n, इसका एग्जांपल ऐसा आएगा ना log 10 दी पावर 5, ठीक है। तो a दी पावर b हो गया ना, या a दी पावर n, तो जो भी पावर में रहता है उठ के आगे आ जाएगा, पावर वाली चीज को कहाँ रखोगे, तो 5 हो जाएगा log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले को, ठीक है। अब मान लो अगर ये थोड़ा टफ ऐसा भी कुछ आता है कि 16 दी पावर 5, तो उसको भी मैं सॉल्व कर सकता था ना। अगर ये आ जाता log 16 दी पावर 5, तो 5 आगे आ जाता 5 log 16, तो log के साथ 16 है ना, 5 तो अलग हो गया, आगे जो लिखा है वो log के साथ नहीं जोड़ा है, log के पीछे जो लिखा है वो log के साथ जोड़ा है। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 5 log, 5 इंटू log 16 है, वो 5 log इंटू 16 नहीं है, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो चीज़ आगे लिखी है वो log के साथ नहीं है, जो log के पीछे लिखी है वो log के साथ होती है। क्लियर है, तो 5 तो अलग ही हो गया, तो 5 इंटू log 16 को मैं लिख लूँगा ना log 8 इंटू 2, हाँ मतलब ठीक है, मेरे को जो भी वैल्यू याद है। क्लियर है, तो log a भी हो गया है, अब log a इंटू बी कर लूँगा ना, 5 इंटू log 8 प्लस log 2, बस और फिर सॉल्व कर लूँगा। log देखो 5 इंटू log 8 की वैल्यू रखूँगा, log 2 प्लस करके 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 10 दी पावर में भी आती है, किसी और की पावर में भी आती है, तो कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है, बाकी चीज को अपन सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली सॉल्व हो रही है तो डायरेक्टली आंसर आ गया, डायरेक्टली अगर नहीं हो रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई करते जाऊंगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड किसी भी चीज में लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो अब आए बेटा इधर, ये दो चीज ऊपर वाले से ही आ रही है, तो इसके आंसर तो तुम निकाल सकते हो। log 1/a दिया है, तो 1/a को कैसे सॉल्व करूंगा, a ऊपर चले जाएगा तो क्या आएगा -a, नहीं आएगा, हाँ वही
लॉग ए बाई बी है, तो इसको लिखो लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग 1 क्या होगा, 0 माइनस लॉग बी, ये जो भी है, तो ये क्या जाएगा माइनस लॉग ए, सॉरी वो ऊपर नहीं जाएगा माइनस, क्योंकि 10 की पावर में होता तो माइनस में ऊपर जाता। ऐसे डायरेक्टली मैं ये नहीं कर सकता कि 1/5 को मैंने ऊपर जाके -5 कर दिया, ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर वो 10 की पावर में कुछ देता तो शिफ्ट करते हैं ऊपर, ये नहीं है ना, ये चीज याद रखना तुम लोग भी। अगर 1/5 दिया तो इसको मैं -5 नहीं लिख सकता कभी भी। इक्वल टू का मतलब RHS इक्वल टू LHS होता है, तो 1/5 कभी भी 5 के बराबर नहीं हो पाएगा ना माइनस के साथ। 1/5 तो पॉइंट में है कुछ, इधर तुम वही चीज को -5 बोल रहे हो, तो इतना फर्क नहीं है। अगर ये चीज ऐसा होता कि 1/10 की पावर 5, तो मैं इसको लिख सकता था 10 की पावर -5। अगर सिर्फ नॉर्मल कोई चीज देता तो उसको नहीं कर सकते ऐसे, 10 की पावर में होता है तो ही कर पाता हूँ ये चीज, ठीक है। छोटी छोटी चीजें लिख लेना मार्जिन के ऊपर। अब क्या है, log 10 की पावर x है, तो a की पावर b हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या आएगी x, इसकी क्या आएगी -log a। तो डायरेक्टली मैं -log a लिखूँ, उससे अच्छा समझ गया ना सॉल्व कैसे किया है। ये 3 ही है अपने पास, बस मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, बस इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लॉग के। ये पावर वाले का एग्जाम, ये डिवाइड का एग्जांपल, ये पावर वाले का एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिए बीच में, नोट कर लेना। क्लियर है सभी को, लॉग वाला पोर्शन समझ में आया, ठीक है। अगला आता है एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंट्स में बेसिक वाले मैथ वाले लेक्चर में बता चुका था तुम लोगों को। अगर कोई भी दो चीज दी है और उनकी पावर कुछ लिखी है, तो बेस कॉमन हो जाता है ना, बेस कॉमन, और ऊपर ये मान लो अगर ये 10 होता है, 10 नहीं भी होता ना तो भी बेस सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 12 की पावर 5 और 12 की पावर 8 इंटू में है, तो 12 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5 + 8, और यही वो अपने जो क्वेश्चन में देता है वो ये देता है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 + 3। तो 10 की पावर में दे या कोई सी की भी पावर में दे, बेस अगर सेम है तो सेम कॉमन आ जाता है। तो वही लिखा है x की पावर है, x की पावर भी, तो x लिखा, a + b कर दिया। अगर डिवाइड में देता है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है वो। ये चीज देखिए ना अपन, इसका एग्जांपल देख लो। मान लो मैं बोल रहा हूँ 12 की पावर 6 अपॉन 12 की पावर 8, तो 12 की पावर 6 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 12 की पावर 8 सॉरी मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाए, हाँ वही यार, ठीक है। तो 12 की पावर 6 माइनस 8, ठीक है। हाँ ये चीज, और यही जब अपने 10 की पावर में आती है तो 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 6 अगर देता हूँ तो ये हो जाता है ना 10 की पावर 8, और ये ऊपर जाता है तो माइनस में चले जाता है, तो माइनस डायरेक्टली कर दूं कॉमन निकाल के, तो ये a दी पावर सेम, अगर यहाँ भी बेस सेम है ना, बेस सेम अगर डिवाइड में दिया हो तो माइनस करते हैं, बेस सेम अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो प्लस करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर प्लस में दी हो तो कॉमन कभी नहीं निकालते हैं, मतलब ऐसे नहीं निकालते हैं, बताया था तुम लोगों को कि अगर ये चीज़ मैं ऐसा देता ना कि 12 की पावर 5 + 12 की पावर 8, तो इसमें ये नहीं करते कि 12 बाहर कर लिया और पावर में 5 + 8 कर दिया, नहीं, इसमें 12 कॉमन निकलेगा, नहीं 12 की पावर 8 कॉमन निकलेगा जो छोटी वैल्यू है, और इसमें कितना बचा अब, सॉरी 5 कॉमन निकलेगा, हाँ ठीक है 5 कॉमन 1 + 12 की पावर कितना लिखूं, 5 6 7 8 3, तो अब ये आएगा इसका आंसर, ना कि ये, समझ गए ना। जब प्लस में दिया हो तो ये ऐसे कभी नहीं करते हैं, प्लस में दिया हो तो जो भी छोटी वैल्यू है उसको बाहर निकाला कॉमन में, फिर ये तो पूरा बाहर आ गया तो 1, इसमें से कितना बाहर आया 10 की पावर 5 ना, तो कितना बचना चाहिए 10 की पावर 3, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो प्लस में दिया हो तो ऐसे सॉल्व करते, माइनस में दिया हो तो भी ऐसे ही करेंगे, क्लियर है। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में ये कॉमन में जाता है, ये चीज सिखा चुका था, क्लियर, ठीक है। इस चीज की प्रैक्टिस करना और ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें वरना गलत करोगे। चलो कॉमनली यूज्ड बेस वैल्यूज, ठीक है।
ये वैल्यूज अभी तक अपने पढ़ी थी एंगस्ट्रॉम वाली, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर वाली पढ़ी है, नैनोमीटर, ये 3 वर्ड आए अपने पास अभी। एक बार माइक्रो भी आया है शायद, माइक्रोमीटर कुछ आया है, ठीक है। डेसी होता है, देखो ये याद करना है साफ साफ, ठीक है, कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें तुम्हारे पास। जो बहुत कॉमनली यूज होता है उसको स्टार करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी कोशिश करना है कि सारे याद हो जाए। डेसी होता है 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो बहुत बार आएगा, नैनो 10⁻⁹ आएगा, पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15। फेम्टो काय में आता है? न्यूक्लियस। और ये सब मीटर में है ना, -1 मीटर 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 है वो। ये 10⁻50 15 मीटर होता है ना न्यूक्लियस का। क्या न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं डायमीटर। वॉल्यूम में तो क्यूब करते तो कट जाता है, न्यूक्लियस का डायमीटर भी नहीं, रेडियस, रेडियस था वो, रेडियस था जो कि डायमीटर में 2r कर रहे थे तो 2 से 2 कट गया था। वॉल्यूम में 4/3 पाई r क्यूब था तो 4/3 पाई तो कट रहा था, r का क्यूब कर रहे थे तो क्यूब से क्यूब कट रहा था। वॉल्यूम तो 10⁻18 आता है और 23 आता है, ये रेडियस ही है, डेंसिटी आती है, डेंसिटी आता है, ये रेडियस ही है, चेक कर लो एक बार, क्योंकि 10⁻10 एटम की होती है और -15 न्यूक्लियस की होती है, ठीक है। और फिर उसमें क्यूब क्यूब सारे कट रहे थे, आगे मल्टीप्लाई था तो वो भी कट रहा था, तो फाइनल आंसर यही आ रहा था अपना। न्यूक्लियस की रेडियस इस मीटर में होती है, एटो -18, ठीक है। डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, ये काम आएगा किलो। मेगा थोड़ा बहुत काम आ जाएगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। समझ गए कौन कौन से काम आएंगे? इसमें 1-2 छूट गए हैं, वो लिख लो। कहाँ लिखूंगा मैं? ये लिख लिए थे, ठीक है। एक लिखो नैनो, सॉरी नैनो तो लिख दिया, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, ये छूटा हुआ है। और ये भी आता है बार बार, तो तुमको याद फाइनली कौन से करने हैं? माइक्रो याद करना है 10⁻6, नैनो याद करना है 10⁻9, फेम्टो 10⁻15, एंगस्ट्रॉम याद करना है 10⁻10 मीटर। क्लियर है? किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, बस इतने याद करने हैं। बाकी सारी वैल्यूज को फिर भी एक बार देख लेना कि क्या है। सेंटी, मिली, मिली वाला भी याद करो, मिली भी आ जाता है। सेंटीमीटर का सेंटी, ठीक है। और कोई सा ऐसा नहीं है। पिको भी, पिको एक बार आया था अभी 10⁻12, बट वो तो ठीक है, कभी कभी रेयर चांस से क्या आता है। बेटा सुनो, याद सारे करने हैं। इसमें कौन कौन से याद करने हैं? सिर्फ जो स्टार लगे ना वो टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। बेटा सुन लो सारे, जो स्टार लगे हो तो एकदम ऐसे याद होने चाहिए कि जैसे बोला याद आ गया। बाकी ये सोचने भी पड़े तो चलेगा, लेकिन याद सभी होने चाहिए। क्लियर है? स्टार वाले कभी नहीं भूलोगे, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे होगा चल जाएगा। बाकी किसका बेटा? थर्ड वाले का। अच्छा, थर्ड वाला देखिए, x⁻a और उसके बाद में b है। इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो है। 10⁵ होल की पावर दिया है 7, तो इसको कैसे करूँगा मैं? इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, ना कि प्लस ना डिवाइड। इसको क्या करूँगा? 10⁵ 5 × 7, 5 7 से कितना होता है? 35। क्लियर है? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका ये एग्जाम्पल लिख लो है। हाँ, ये चीज़ें समझ में आई सभी को? ठीक है, चलो ये वाला मिटा के मैं यूनिट कन्वर्जन्स लिख रहा हूँ कि 1 मीटर में क्या क्या चीज़ें होती है, 1 किलोमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 आर में, जो भी है वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है कुछ यूनिट कन्वर्जन्स। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में कुछ और यूनिट में दे रखा होता है, लेकिन ऑप्शन में आंसर किसी और यूनिट में रहता है, तो चीज़ें हमेशा कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए जितने भी कन्वर्जन्स पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर के लगेंगे ना, सारे लिख लिए अपन ने यहीं पे। क्लियर है? देखो लेंथ से स्टार्ट करते हैं, जो भी है यही है अपने पास, और वॉल्यूम के सबसे ज़्यादा आएंगे क्योंकि इस चैप्टर में वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे।
सॉल्यूशन वाले चैप्टर में वॉल्यूम की बहुत यूनिट्स आती है, वॉल्यूम, डेंसिटी, क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर की यूनिट, ये सब बहुत आएगी, ठीक है। लेंथ, लेंथ अपन, अच्छा एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की? ठीक है, ये एसआई यूनिट होगा मीटर। अब हर चीज को अपने को कन्वर्ट करना है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनमें कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10⁻⁸ क्योंकि ये चीज तुम लोगों को सिखाई थी ना। देखो अगर मेरे को इस चीज से इधर सुन लेना सारे, इस चीज को मीटर को अगर मुझे दिया है बेटा इधर बातें नहीं, थर्ड बेंच बातें नहीं, अगर मेरे को दिया है 10⁻⁻10 मीटर और बोल रहा है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? मीटर, ठीक है। एक यूनिट में देखो तो 100 सेंटीमीटर में मिलके 1 मीटर बनता है, तो 1 मीटर बड़ा हुआ ना। सेंटीमीटर तो छोटी यूनिट है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर चाहिए मेरे को तब जाके 1 मीटर बनेगा, तो मीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। अब मेरे को मीटर को काय में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरे को एक, देखो ये एक होमोजीनस करके कोई कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में, वो बोलता है कि जो भी मल्टीप्लिसिटी होती है वो बराबर होती है। ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ए को बढ़ाया तो बी को कम करना पड़ेगा, सी को बढ़ाया तो डी को कम करना पड़ेगा, तभी फिर उल्टा, ये जो इधर लिखा इधर है उल्टा, इसको बढ़ाया इसको कम, तो इसको कम इसको बढ़ाया, तब जाके चीजें बैलेंस रहेगी। तो मैं बोल रहा हूँ मीटर से क्या ही में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो चीजें बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रहा है ना ये चीज, तो मेरे को इस चीज को बढ़ाना ही पड़ेगा ना। और 1 मीटर और सेंटीमीटर में गैप कितना होता है? 10⁻2 का होता है अप्रोक्स, -2 वो, अगर यही कंफ्यूजन रहता है इसीलिए सिखा रहा हूँ। तो इस चीज को 10⁻2 के बेस से या -2 जो भी है उसके बेस से मैं क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ ना, तो मेरे को आगे वाली यूनिट उसके बेस से बढ़ानी पड़ेगी। तो 10⁻10 से 2 बड़ा क्या होता है? -8, -12 नहीं, क्योंकि माइनस में पता है ना चीजें ऐसे जाते जाएंगे तो कम होती है बढ़ती है वो वाला। तो -10 को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? -8। तो इसको कम कर दिया इसको बढ़ा दिया, तो बात तो वही रही ना। तो इसी को बोलते हैं कि इधर का मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई डिवाइड कब होगा? जब एक को बढ़ाया तो दूसरे को कम ही करना पड़ेगा, दोनों को नहीं बढ़ा सकता मैं। दोनों को बढ़ा दूंगा तो फिर LHF इक्वल टू RHF नहीं रहेगा ना। क्लियर है? वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हाँ, इसको कर, या तो ऐसे करके देख लो अगर तुमको है वो लगता है कि मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट, वो खोल लो। हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 मतलब 10⁻2, इसमें 10⁻2 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 10⁻⁸। कैसे? 10⁻10 मीटर, इसको ये बोल रहे हो ना 10⁻10 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बस सॉल्व कर लूँगा तो -80 तो आएगा। क्लियर है? अगला बेटा ये 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। स्केल पे इंच में भी दिया रहता है, अपनी जो प्लास्टिक वाली स्केल आती है उसमें सेंटीमीटर में यूनिट रहती है और इंचेस में भी रहती है। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर तक कवर होता है। क्लियर है? 1 फुट 12 इंच याद होने चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पता रहता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये याद होने चाहिए ना। देखो सबसे पहले तो ये आता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो एक जीरो ऐसे कम करते जाता है। 1 किलो, सबसे पहले ये लिखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आया? क्लियर है ये चीजें? ये 3 चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार आएगा। ये फुट इंच तो नहीं आता, बट ये पहला वाला और जिनको ब्रैकेट कर रहा हूँ ये आते हैं बहुत बार। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। क्लियर है? ठीक है। अब मास वाले यूनिट, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है?
ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिखा, ठीक है। एक बेसिक तो ये पता ही होना चाहिए अपने को। अब जो भी पीरियोडिक टेबल में एटम्स दिए हैं उनके मासेस दिए हैं एएमयू में। अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 क्या? एएमयू, ठीक है। कार्बन का वेट कितना होता है? 12 एएमयू लिखता हूँ, 12 किलोग्राम नहीं लिखता हूँ। ये बता ना, इधर इधर बेटा, कार्बन का वेट 12 किलोग्राम नहीं लिखता हूं मैं, 12 एएमयू लिखता हूं। क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट, ये उसका नाम है। अभी आगे आएगा, पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। बट एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मासेस दिए हैं सारे एएमयू में दिए हैं। तो मान लो अगर मेरे को एएमयू से किलोग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में ऑप्शन अगर एएमयू में नहीं दिया है, ग्राम और किलोग्राम में देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो एक एएमयू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या फिर किलोग्राम में करूँगा तो देखो, इसी चीज को अगर बेटा मेरे को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इस चीज को सिर्फ, तो क्या करूँगा? ग्राम की जगह क्या किया? किलोग्राम। तो ग्राम बड़ा होता है कि किलोग्राम? किलोग्राम। तो इस चीज को बढ़ाया है तो इसके साथ वाली चीज को कम करना पड़ेगा ना। और 1 ग्राम और किलोग्राम में 3 का फर्क होता है, 10⁻³ या -3 का। तो अगर इसको 3 बढ़ा दूंगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, सॉरी, तो इसको कम करना पड़ेगा। इसका 3 कम क्या होता है? 27 के बाद 28, सॉरी 24 के बाद 25, 26, 27, ठीक है। तो 10⁻27। तो आपने बोला था कि अपन को बढ़ाना है, तो जितना ज्यादा अपन पीछे आएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। हाँ। तो 27 को कर दिया 20 ना। ग्राम से किलोग्राम हो रहा है, तो चीजें बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो सेकंड वाली चीज को कम ही करना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन बैलेंस में जाएगा। अरे बेटा, ये है 2 चीजें इसमें, एक ये है, एक ये है। अगर एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरे को कम करने पे ही चीजें सेम रहेगी ना। इसको भी बढ़ा दूं, इसको भी बढ़ा दूं, तो फिर तो वैल्यू चेंज कर दी मैंने। तो ग्राम को अगर मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, ग्राम को काहे में किया है? किलोग्राम में। तो ग्राम से किलोग्राम मैंने बढ़ाई है ना चीजें। तो अगर इसको बढ़ाया तो इसको कम करना पड़ेगा, तब जाके मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। नहीं आया? बस यही है, यही है, करके देख लो या फिर सोच लो तुम लोग। 10⁻24 ग्राम को मेरे को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ तो 10⁻24 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 27 ही आएगा। ऊपर भी यही किया है मैंने। मैं ये बोल रहा हूं, अगर उसकी यूनिट मैंने बढ़ाई तो वैल्यू कम करनी पड़ेगी, यूनिट कम की तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो चीजें सेम रहेगी। ऐसे कर लेना तुम। बाकियों को आई ये चीज क्या बोल रहा हूं मैं, ये मेरे शॉर्ट मेथड के लिए है। मैं बोल रहा हूं बेटा कि एक चीज को अगर मैंने बढ़ाया है, कोई भी, इधर देखो सारे, इधर कोई भी चीज 2 चीजों से मिलके बनती है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, वही बराबर होगा जो भी अगर मैं चेंज करता हूं तो। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी बोलते हैं इसको। अगर यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कभी तो। पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। वही है, वही है। देखो वो यही करता है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। अगर मैं, और इक्वल टू का मतलब होता है इधर की चीजें बराबर इधर की चीजें। इधर 18 है तो इधर भी 18 ही रखना पड़ेगा मेरे को। उसका एग्जांपल ये ले लो, मान लो मेरे को मैग्नीट्यूड दिया है 5, यूनिट वैसे यूनिट होती है लेकिन तुम लोगों के लिए मैं ले रहा हूँ 3, सॉरी ये ज्यादा टफ पड़ जाएगा मेरे को, गड़बड़ पड़ जाएगा। इसको 6 लिया है, इसको 3 लिया है, इसको 6 लिया है, इसको 3। तो इधर जब मेरे को इक्वल टू रखना है तो मैग्नीट्यूड अगर मैं कम कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड मान लो 3 रख दिया, तो यूनिट कितनी रखनी पड़ेगी? अबे गधों 6। इसको जितना मैंने कम किया उतना ही मेरे को इस चीज को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तो उनका मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो मैं वही चीज इधर भी तो बोल रहा हूं सब में। वहां क्या था? 10⁻24 ग्राम
इज इक्वल टू, मेरे को इस चीज को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और कितना होगा ये पता करना होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा इधर बातें नहीं, इस चीज को मैंने क्या किया, बढ़ाया कि कम किया? ग्राम से किलोग्राम बड़ा होता है ना, तो अगर एक चीज को मैंने बढ़ाया है तो दूसरी चीज को मेरे को कम करके लिखना पड़ेगा। इसको कितने से बढ़ाया है? ग्राम और किलोग्राम में 10 की पावर 3 का फर्क होता है ना, 3 - 3 वो मत सोचना, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो 3 का फर्क होता है 10 की पावर में। तो इसको जब बढ़ाया है तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी इसको कम करना पड़ेगा ना, एक चीज बढ़ाई तो दूसरी कम। तो ये इसका 10 की पावर 3 में कम कितना होता है? 27 है ना। 24 के बाद 25, 26, 27, तो 10 की पावर -27। यही चीज ऊपर भी की थी, -10 मीटर था, 10 की पावर -10 मीटर था। इसको मेरे को करना है सेंटीमीटर में। तो एक क्या दिया है? मीटर दिया है, एक है सेंटीमीटर। मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? मीटर। तो मीटर से जब सेंटीमीटर में कर रहा हूं तो चीजों को छोटा कर रहा हूं ना मैं। तो इसको अगर मैंने छोटा किया है तो दूसरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और मीटर और सेंटीमीटर में 10 की पावर 2 का 2 0 का फर्क होता है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना 2 से। तो इसका 2 बढ़ाना मतलब कितना होता है? इधर आना स्केल पे, मतलब -8। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 की पावर -8। यही तो है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। क्लियर है? अब आया फोन में? तो ये चीजें थी, मैग्नीट्यूड यूनिट, मैग्नीट्यूड यूनिट। क्लियर है? या फिर वो याद, उसको कन्वर्ट करके याद करते रहो, इसका पावर कितना होगा और मल्टीप्लाई करो। हाँ ये है ऐसे कि मीटर है तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है, मल्टीप्लाई करो, ये करो। वरना ये मेरे को सिंपल पड़ता है, सीधा देख लो, एक को बढ़ाया दूसरे को कम, एक को कम किया दूसरे को बढ़ा दिया, खत्म। क्लियर है? चलो इधर ये इसी में टाइम लगा देता है तुम लोग। चलो एक एमयू क्या होता है? 1.61 × -24 ग्राम। किलोग्राम में करना होता तो -27 किलोग्राम कर देता। ठीक है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम या 2.5 पाउंड। क्लियर? याद रखना 1 क्विंटल 100 केजी। जितने भी यहाँ, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो गांव से, मेरे को इंक्लूड करके हाथ खड़ा करना बेटा। ठीक है, तो सब लोग खेती वाले हो ना? ठीक है, तो बोरी क्विंटल में नापी जाती है। ये नहीं बोलते कि यार इतने किलो की हुई है, पूरी बोरी, तो बोरी में तो बहुत सारे किलो होगा ना, तो हमेशा क्विंटल में नापी जाती है जो भी चीजें बेचने जाते हैं। तो 1 क्विंटल होता है 1000 किलोग्राम, सॉरी 100 किलोग्राम, 100 वही मैं सोच 1000 इंसान उठाता कैसे, क्योंकि एक क्विंटल की बोरी उठाते हैं लोग। मैं सोच रहा था 1000 उठा कैसे था। हाँ नहीं, एक भी उठा लेते हैं यार, नहीं एक बोरी भी उठा लेते, बड़ी बोरी उठा लेते हैं। अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बोरी देखी है तुम लोगों ने, है ना? इतनी बड़ी तो बस हो जाती होगी ना, वो उठाते हैं। नहीं 4-5 की भी नहीं होती बेटा, 4-5 कुंटल मतलब 500 किलो होता है, बहुत होता है 500 किलो, कोई नहीं उठा पाएगा। 100 किलो तक आदमी उठा लेगा। हाँ तो फिर वेरी करता है ना, बोरी बड़ी है छोटी है इसीलिए। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम समझ में आया? अब ये याद हो जाना चाहिए, इसमें याद करने का कुछ है नहीं। ठीक है, याद है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना यहाँ पे, क्योंकि देखो मोल कंसेप्ट में भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आएंगे जब मोलैरिटी पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब ही ना लिक्विड, तो उसके हर यूनिट में मोल, मतलब तुमको वॉल्यूम वाली चीजें कन्वर्ट करने को आएगी बार बार, और तुमको वॉल्यूम के नाम पे बहुत कंफ्यूजन होता है। सारी चीजें सेम ही लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्वर्जन है। वॉल्यूम का यूनिट एक आइडियल लूँ तो लीटर बोलते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये याद रहता है अपना को। 1 लीटर में 1000 ml याद रहता है। ml को cc भी बोलते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, याद रखना। 1 लीटर है, 1000 ml बोलूँ, 1000 cc बोलूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलूँ, एक ही बात है। तो अगर वो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में देता है तो तुम तो सोचोगे कि मेरे को तो 1 लीटर 1000 क्या ml पता है, अब सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूं। अगर वो cc में दे दिया ऑप्शन तो फिर सोचोगे कि ml को cc में कैसे कन्वर्ट करूं। तो इस चीज़ को याद रखना आपसे, 1 लीटर में 1000 ml, 1000 cc, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है।
और 10⁻³ ये सब 10⁻³ है ना, ये क्या -3 मीटर क्यूब है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर जब उल्टा होता है, तो -3 मीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर में भी ऑप्शन आते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है 1। इसका मतलब है दोनों वैल्यू सेम है, 1 लीटर मतलब वो तो वैसे भी है, 1 लीटर बोलूँ 1 डेसीमीटर क्यूब बोलूँ एक ही बात है। क्लियर है। अब ये कुछ कन्वर्जन आते हैं बार बार, 1 डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डेसी बताया था ना अभी 10⁻⁻1 है, तो वर्ड में ही आ रहा ना डेसी और मीटर, तो मीटर को तो मैंने मीटर ही रहने दिया, तो डेसी की वैल्यू रख दी बस 10⁻⁻1। अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, तो डेसी होता है 10⁻⁻1, तो उसकी वैल्यू रख दी सीधा। -1 मतलब 1/10, 1 mm मिलीमीटर है ये, तो मीटर को तो मीटर ही रहने दिया ना, तो मिली की वैल्यू रख दी। मिली कितना होता है 10⁻⁻3, इसीलिए वो यूनिट्स लिखवाई थी कि याद कर लेना पावर वाली। तो मिली होता है 10⁻⁻3, डेसी होता है 10⁻⁻1, तो वो लिख दिया है बस मैंने। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना होगा? क्लियर है। 1 AMU 1.6 × 10⁻24 ग्राम या -27 किलोग्राम। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी याद रखोगे। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रहेगा, करना ही याद, ठीक है। 1 मिलीमोल में 10⁻³ मोल, तो देखो मोल्स तो मोल मैंने ऐसे ही रहने दिया ना, अब सिर्फ मिली की वैल्यू रखी है, मिली 10⁻³ होता है तो वैल्यू रख दी है, तो मिली मोल। क्लियर है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो ये चीजें बहुत बार क्वेश्चन में आएगी, फिर तुम वहां यही सोचते रह जाते हो कि कन्वर्ट कैसे करें। क्लियर है, तो याद कर लेना है सारी। एनर्जी की यूनिट्स भी कुछ आती है। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, सारे इधर बेटा सुन लो। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया 10⁻7 में, तो ये रखा और 10⁻7 अर्ग कर दिया। 1 जूल ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में बताई थी तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो चार्ज की, 1.6 × 10⁻−19 जूल। ठीक है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, लीटर एटमॉस्फेयर में देता है और जूल में कन्वर्ट करवाता है, जूल में कन्वर्ट करके इधर 101.3 जूल याद करनी है। हाँ सारी याद करनी है यार, वो तो क्या ही है इसमें तो। क्लियर है। प्रेशर वाली यूनिट ये भी आती है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg, 750 टॉर, 750 सेंटीमीटर Hg, बार बार आएगी क्वेश्चन में। 760 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 टॉर, 76 सेंटीमीटर Hg मरकरी वाला है वो। क्लियर है। या फिर पास्कल में बोलूँ तो 1.01 × 10⁵ पास्कल। किलो मतलब 10⁻³ ना, तो 10⁻³ मैंने यहाँ से अलग कर लिया, बचा हुआ 10⁻² को इधर शिफ्ट कर लिया, तो 101.3 किलो पास्कल, और उसको फिर कन्वर्ट कर लिया बार में, तो बार में होता है 1.013 बार। क्लियर है, याद करनी है सब यूनिट्स। 1 AMU की वैल्यू अलग अलग चीज़ों में लिख दी है, ये तो अपने को पता रहता है ग्राम किलोग्राम। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो, कैपिटल M लिखा है ना, तो कैपिटल M मेगा, मेगा मतलब 10⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। और जूल में 1.49 × 10⁻10 जूल। ये वैसे पूछेगा नहीं कोई, बट ये वाली कर लेना 931 वाली। 1 फेराड 96500 कूलम, ये आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम, ठीक है। फेराडेज लॉ आते हैं उधर, तो वहाँ काम आता है। 1 फेराड 96500 कूलम, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, ये याद होना चाहिए अलग से। और टेम्परेचर की 3 अलग अलग होता है ना, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता, सेंटीग्रेड में डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड। कभी ये सुना है डिग्री केल्विन, सिर्फ केल्विन बोलते हैं, तो याद रखना है सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन दिया और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे, सेंटीग्रेड दिया हो केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे, फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट केल्विन में कर लोगे, तो आपस में तीनों में कन्वर्ट कर सकते हो इनसे। K = C + 273 होता है, F = 9/5 × C + 32। क्लियर है। ये इतने यूनिट्स तुम लोगों को याद होनी चाहिए,
ठीक है सारी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम वाली, क्योंकि अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन और मोल, इनमें वॉल्यूम बार बार लगेगा। क्लियर है? चलो बेटा इसका फोटो लो, ये रब करके अगला लिख रहा हूँ मैं। कहाँ गए? देखो बेसिक में जितना कन्वर्जन और जो पहले चीजें लग रही थी वो सब समझा दी है। उसके अलावा एटॉमिक वेट्स मैंने पढ़ाए थे, तुम लोगों को याद है? जब अपन ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा था तब फर्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बता चुका था। वहीं पे मैंने वेट्स भी याद करवाए थे। कब? जब पीरियड, देखो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक एटम पढ़ा था, सेकंड में एडवांस एटम, थर्ड में एस और पी ब्लॉक पढ़ा था, फोर्थ में पी और डी ब्लॉक पढ़ा था। उसके बाद मैंने बोला था पीरियोडिसिटी में कौन कौन सी चीजें अपने काम की है वो पढ़ाई थी, कि किन किन के वेट काम के हैं, कौन कौन से कंपाउंड याद रखने हैं, उनको स्टार भी मार्क करवाए थे। तो वो थे तुम्हारे एटॉमिक वेट्स। बोला था क्लोरीन का वेट अलग से याद कर ही लेना, सिल्वर का याद कर लेना, मरकरी का याद कर लेना, कॉपर का याद कर लेना, जिंक का याद कर लेना। तो 1 से 20 या 1 से 30 तक तो याद होने चाहिए। देखो 1 से 20 तक तो सबके याद होने चाहिए, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं वो स्टार करवा दिए थे, तो वो वहाँ से देख लेना। उसके बाद 21 कैंडियम से लेके जिंक तक में सारे याद नहीं करने थे, लेकिन बोला था कॉपर तो आता है, जिंक भी आता है, आयरन बार बार आता है, तो कुछ कुछ थे जो बार बार आएंगे वो याद होने चाहिए थे 3-4। उसके अलावा पी ब्लॉक में जो ब्रोमीन का बताया था, आयोडीन का बताया था, याद कर लेना। और भी कुछ कुछ थे जिनके याद करवाए थे, फॉस्फोरस, सल्फर, तो इनके याद होने चाहिए। ठीक है, फिर डी ब्लॉक में बाकी सारे नहीं, लेकिन कुछ तो याद होने चाहिए। मरकरी भले नीचे आता है लेकिन याद होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ थे जिनके मासेस मैंने वहीं पे बता दिए थे, तो वापस से एक बार पन्ने पलट के वहाँ से एक बार याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लगेगी। मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना वहाँ पे सिखा दिए थे, ठीक है, कैसे निकालते हैं याद है? सेकंड बेंच कोना याद है? ठीक है, तो एटॉमिक मास याद होगा तो मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए। बेटा चेयर इधर नहीं आनी चाहिए, हाँ ठीक है हाँ। तो एटॉमिक वेट याद होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट उससे निकाल सकते हो, क्योंकि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स मैंने तुम लोगों को अभी लिखवाए थे, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, याद है? बहुत सारे अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में लिखे थे। हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर वाले लेक्चर है, स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में बहुत सारे लिखे थे ना, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड। तो वो जो लिखे थे वो भी वर्ड्स यहाँ पे बहुत बार काम आएंगे, तो एक बार उनको भी जाके रिव्यू कर लेना। मैं बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ और पहले पढ़ा चुका हूँ। वो सब हो गया, एटॉमिक वेट्स हो गए। मॉलिक्यूलर मैंने वहाँ वैसे सिखा दिया था कैसे निकालने, लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो लिख दिए, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा ये एसिसिटी बेसिसिटी वाला एक पोर्शन आता है, ये भी समझा चुका हूँ, बस यहाँ प्रैक्टिस करना है, तो ये करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बेसिक एटम और इनकी जो डेफिनेशन फिर थ्योरेटिकल पोर्शन वो हुआ तो लिखवाता हूँ मैं। ठीक है, नहीं मन हुआ तो देखता हूँ क्या लिखवाना नहीं लिखवाना। फिर मेन अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलो, तो अपन सीधा मॉलिक्यूलर मास समझ गए ना क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एटॉमिक मास में पढ़ा चुका हूँ, और एटॉमिक मास सारे खाई में दिए AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, और AMU को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब भी सिखा दिया है अभी। चल, NaCl का वेट कितना है? देखो Na का वेट कितना होता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। और ये डेसिमल वाले सॉल्व करना भी बताए थे। देखो हाँ, इसमें कुछ भी डेसिमल नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब है 23.0, कुछ नहीं दिया है तो ऐसा होता है वो। और इसमें क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के इधर वाली चीज को इधर और इधर वाली को इधर लिखोगे 5, और इधर क्या है 5 और 3, तो ऐसे 5, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 8.5। ये जी समझ गया ना, इसीलिए अभी बता रहा हूँ ताकि तुम लोग गड़बड़ ना करो डेसिमल सॉल्व करने में। क्लियर है? HCl कितना होता है? हाइड्रोजन का वेट 1 होता है। देखो 1 से लेके 20 तक में ऑलमोस्ट अपन उनके नंबर का डबल करते हैं। बेटा आवाज नहीं करो, ऑलमोस्ट डबल नंबर का डबल करते हैं। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8 का डबल करते हैं तो 16 उसका वेट आता है। 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। ये भी बताया था बार बार तुम लोगों को, तो ये चीज भी कहीं लिख लेना। ठीक है, ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया और वेट बोले कि ऑक्सीजन का वेट कितना है, तो क्या लिखते हैं? 16 AMU। एटॉमिक वेट दे
तो भी क्या लिखते हैं 16 AMU। लेकिन अगर वो खुद बोल रहा है ना मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का O2 होता है ना, तो 32 AMU। और एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो ये सब चीजें है ना कंफ्यूज करती है थोड़ी, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर क्या पूछ रहा है, तो ध्यान होना चाहिए। 20 मिनट, ठीक है। HCl है, तो HCl मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 20 तक के जितने भी वेट से ऑलमोस्ट डबल करते हैं, या फिर उसमें स्लाइटली 1 ऐड करते हैं, कहीं कहीं डबल करके 1 जोड़ते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें डबल नहीं कर रहे हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका एटॉमिक वेट भी रहता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। तो एक ही प्रोटॉन है तो वेट भी एक ही रहता है, न्यूट्रॉन 0 है, बाकी सब में न्यूट्रॉन आ जाते हैं, इसीलिए उनके वेट ऑलमोस्ट डबल होते हैं। तो 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये कितना होता है 36.5। क्लियर है? H2SO4 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 इंटू हाइड्रोजन कितने 2 है, प्लस हर एक का अलग अलग निकालना होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। सल्फर एक ही है, और कितने है सल्फर का वेट 32, सल्फर का 32 होता है, फास्फोरस 31 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है ना, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, ठीक है। तो 4 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो H2SO4 का जो वेट आता होता है 98, ये याद कर लेना। हाँ, सारे AMU में है ना, याद रखना है, एटॉमिक मास यूनिट में 98 AMU, क्योंकि एटॉमिक वेट AMU में थे तो उसी से तो जोड़ के बना रहा हूँ, तो मॉलिक्यूलर भी AMU में ही आएगा। H2SO4 बेटा सीधा ऐसा कैसा रट लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में वर्ड यूज होता है कि H2SO4 को इतना मिलाया, इतना ऐड किया, माइनस किया, तो बार बार ये नहीं करोगे कि माँ इसमें भी टाइम वेस्ट किया, सीधा याद होना चाहिए 98। क्लियर है? CH3COH इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12, और एक ही कार्बन है तो 1 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं देखो 4 है ना टोटल सब मिला के, तो 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सॉरी कार्बन भी 2 थे है ना, ये और ये, तो कार्बन का 1 का 12 होता है, तो 2 इंटू 12। ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 इंटू 16। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 24 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 2 कितना होता है 32, 32 4 36, 98 आ रहा है अभी, 32 24 4 4 4 8 9 10 3 4 5 6 60। भरोसा ही नहीं करना चाहिए बच्चों पे। एसिटिक एसिड का भी याद कर लेना 60 होता है, ठीक है। एक H2SO4 का याद होना चाहिए 98, एसिटिक एसिड का याद होना चाहिए 60। AgCl, Ag का वेट होता है 108, Ag कितना होता है तो 108 प्लस क्लोरीन का 35.5 कितना आएगा 143.5। कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिल्वर का बस याद होना चाहिए 108 होता है। देखो इसको मैंने तो ऐसे याद किया था कि वो अपन माला जपते हैं तो 108 बार वो बीट्स ये करते हैं ना, तो सोने की तो खरीद नहीं पाओगे माला, ठीक है, चांदी की फिर भी खरीद सकते हो 108 बीट्स वाली, तो सिल्वर को ऐसे याद कर लिया था कि 108 होता है उसका वेट, ठीक है। बाकी जैसे तुम याद करना चाहो। चलो NaNO3, सोडियम का कितना होता है 23, देखो सोडियम का नंबर होता है 11, डबल करता है तो 22 होता है ना, लेकिन एक और ज्यादा हो रहा है, तो वही बोल रहा हूँ कि सब में डबल कर, या तो डबल पे आ जाता है वेट, या फिर एक ज्यादा या 2 ज्यादा कुछ करना पड़ता है 1 से 20 तक में, उसके आगे रूल फॉलो नहीं होता, उसके आगे तो बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन कितने 3 है और 16 कितना आएगा पक्का 85। हाँ कैलकुलेटर से करते रहो। FeSO4, आयरन का कितना होता है 26 की 56, ठीक है, आयरन का नंबर है 26, वेट होता है 56, और ये सिल्वर का वेट है ना 108। बेटा इधर, ठीक है, आयरन कितना 56,
सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन 4 इंटू 16 कितना आएगा FeSO4 का? 152। ठीक है। अगला क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फिदा याद रखना 180, और ग्लूकोज को ऐसे याद रखवाया था, ग्लूकोज का ब्लड में थ्रेशोल्ड भी 180 होता है कि ब्लड में अगर 180 से ऊपर ग्लूकोज गई तो वो यूरिन में, मतलब बॉडी ग्लूकोज को यूरिन में बाहर पास करने लगेगी, तो बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, मतलब ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है। नॉर्मली होता है, देखो बिना खाना खाए होता है 110 भूखे पेट, खाना खाने के बाद होता है 140 तक, तो पोस्ट प्रांडियल प्री प्रांडियल ऐसा बोलते हैं, सुना होगा कभी, या फिर ऐसे याद रख लो 110 खाली पेट, 140 भरे पेट या खाना खाने के बाद। अगर वो 180 पहुंचती है ग्लूकोज ब्लड में, तो इतनी ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है। और 180 से ऊपर अगर हो जाती है तो बॉडी यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर करती है। नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता। ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस ग्लूकोज होता है तो आता है, बेटा बात नहीं। ठीक है। तो ग्लूकोज का भी वैसे कितना आएगा? 180 निकाल सकते हो ना, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सॉल्व कर लेना। क्लियर है। तो ग्लूकोज का फिदा याद होना चाहिए 180 विदाउट एनी डाउट। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो इसको ऐसे याद करवाया था कि अंडे के छिलके ऐसे गोल गोल दिखते हैं ना, और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो 100 2 0 लगा दिए ऐसा। ठीक है। ये ऐसे। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट याद कर लेना 100, या तो कैलकुलेट करते रहो। कैल्शियम का वेट होता है कितना होता है? 40 20 वे, तो और फिर कार्बन प्लस 100 आएगा। ठीक है। 100 आएगा उसका, तो ऐसे याद कर लो। कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। यूरिया 60 याद होना चाहिए। ठीक है। इधर है, सुनो एक चीज, यूरिन और यूरिया अलग अलग चीज है। यूरिन में यूरिया होता है, मतलब उसके अलावा और भी चीजें होती है यूरिन में, और यूरिया यूरिया है। ठीक है ना। अमोनिया से यूरिया बनता है लीवर में, फिर लीवर के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, तब जाके यूरिन बनता है। ठीक है। तो यूरिया यूरिन सेम मत रखना, है ना। यूरिया का कितना होता है? 60, जब सॉल्व करोगे आ जाएगा इसी को। और यूरिया का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, याद रखना, NH2CO NH2। इसका स्ट्रक्चर ये जाता है NH2C डबल बॉन्ड हो NH2। बेटा लिख लेना, सारी चीजें याद होनी चाहिए। यूरिया का भी रटा हुआ होना चाहिए 60। क्लियर है। सुक्रोज, सुक्रोज की ट्रिक, अच्छा सुक्रोज कैन शुगर है बताया था। ठीक है। और इसको कैसे याद करवाया था? जो इनके नंबर दिख रहे हैं बस इन्हीं को सम कर दो। इसका सम होगा 3, इसका सम होगा 4, इसका सम होगा 2, तो इसका वेट आता है 342। वैसे नॉर्मल मेथड से भी निकालोगे, बट इससे सीधा याद रहता है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। पता चला फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है। C12H22O11। क्लियर। ग्लूकोज, ग्लूकोज का तो अभी बताया 180 होता है। बेंजीन का बताया था 6 7 8, जैसे बार बार 6 6 आता है तो कंटिन्यू कर लो 6 7 8, तो 6 7 8 तो 78 होता है इसका। क्लियर है। NaOH, सोडियम का कितना? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का कितना? 1, कितना आएगा? O2, O2 का कितना वेट होता है? 32, इसीलिए बोल रहा था। ठीक है। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? ये जो लिखा है 28। ठीक है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, याद होने चाहिए। वो N2 लिखेगा 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 लिखा है तो 32। एस्पिरिन, एस्पिरिन का जब सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। ठीक है। C9H8O4, एस्पिरिन जब भी आएगा क्वेश्चन में वो वेट दे के रखेगा। ठीक है। याद नहीं करना होता, बट फिर भी कभी याद कर लो ना यार। ठीक है। कभी नहीं देता है तो क्या करोगे, इसीलिए।
CO2 का याद होना चाहिए 44, CO2 याद होना चाहिए 44, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, 44 होता है ये, 44 ही आया ना। CO2 याद होना चाहिए, बहुत बार आएगा क्वेश्चन में। ये याद रखना, सुनो, जब भी ऐसे कोई आयंस दे वो माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी माइनस प्लस लगता है वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐड होता है, और अपन जो वेट गिनते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का गिनते हैं, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वेट में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता इतना। क्यों नहीं करता? क्योंकि नेग्लिजिबल होता है तो गिनते नहीं है, बस ये फर्क है। और इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं तो इसीलिए अपन गिनते नहीं, कि ये थोड़ी ना बोलेंगे बार बार वेट कम ज़्यादा करते रहेंगे। क्लियर है? तो ये -3 + 3 कुछ भी दे, -1 + 1 -2 + 2, उनका कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एटम का वेट निकालना होता है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं दो एग्जाम्पल। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 17 होगा। इसमें इस माइनस का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? सेम नीचे वाले में माइनस तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया ना, और अपन वेट लिखते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, तो यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है। फॉस्फोरस होता है 31 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, जो भी आएगा सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो एटम ये हो गए। कुछ एटमिक वेट्स में फोटो शेयर कर दूंगा तो वहां से लिख लेना। ठीक है, ये लो बेटा। ठीक है, 75। कुछ एटमिक वेट की फोटो शेयर कर दूंगा, वो लिख लेना, जो याद ही करने हैं। 95 ठीक है, 95। चलो, और फिर कुछ जो ऐसे आयन्स है ना, आयन के नाम वैसे तो मैं उधर लिखवा चुका हूँ एक बार, और यहाँ पे वापस से फोटो शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या? आई डोंट थिंक। जितनी चीजें थी सारी लिखवाई, ये भी लिख लेना कहीं मार्जिन के ऊपर। ठीक है, कोई भी चीज बोर्ड पे लिखी हो लिख लेना, बस कहीं भी लिखी हो, कैसे भी लिखी हो। अब इधर देखो, ये एक और कुछ चीजें आती है जो क्वेश्चन में वो दे के रखता है कि इसकी एसिडिटी इतनी है तो क्या होगा, कैसे होगा। इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन में काम आती है चीजें। सुन रहे हो सब? इधर इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां ये चीज काम आएगी। वो बस दे देगा बेसिसिटी ऑफ H3PO4, तो निकालना रहेगा वहां। क्लियर है? तो देखो, एसिड के लिए वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी, हिंदी में लिख लेना, और बेस के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिसिटी, उल्टा यूज करते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो एसिड के लिए क्या निकलेगी? बेसिसिटी। बेस होता तो क्या निकलती? एसिसिटी। क्लियर है? बेसिसिटी का मतलब क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, क्योंकि एसिड का मतलब ही ना H+ देना। ठीक है, तो HCl कितने H+ दे सकता है? 1। H2SO4 कितने H+ दे सकता है? 2। ठीक है, HNO3 कितने दे सकता है? 1। बेटा इधर HNO3 देखो, HNO3 ये होता है ना OH, डबल बॉन्ड O, और एक ये O हो गए। तो जो हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सी एसिड्स आते हैं तो H वही निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी नहीं निकलता ऑक्सी एसिड्स में से। तो यहाँ पे ये वाला H जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। CH3COH, तो इसमें ये तो CH3, C डबल बॉन्ड O और OH है, तो ये वाला H जाता है बस। ये टोटल 4 मत कर देना यहाँ पे, तो इसका क्या आएगा? 1 बेसिसिटी। क्लियर है? ये ऑक्सी एसिड नहीं है। क्लियर? H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है S डबल बॉन्ड O, OH, OH, और इसको भी डबल बॉन्ड O लगा लो, तो यहाँ 2 आता है इसका। HCl का 1 है, इसका 2 कैसा है समझ गए? एक ये, एक ये। इसका कैसा है? एक इससे। इसका कैसा है? ये HCl, इसका तो 1 ही होगा। अरे 0 क्यों? ऑक्सी एसिड थोड़ी है, ऑक्सी एसिड नहीं होगा। देखो बेटा, सारे इधर सुन लो, ऑक्सी एसिड नहीं होगा तो जितने H है उतने H दे देगा। अगर ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड का मतलब क्या? एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक उसके साथ OH होना चाहिए। हाँ, तो जितने OH, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ऑक्सी एसिड नहीं है ना। ऑक्सी एसिड का मतलब जहाँ डबल बॉन्ड O आएगा और OH आएगा, इतना। तो अगर कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, जैसे इसमें HCN ऑक्सी एसिड नहीं है, HCl नहीं है, ये दो नहीं है, तो जो ऑक्सी एसिड नहीं होंगे उनमें जो हाइड्रोजन है वो चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑक्सी एसिड है तो उसमें बेटा बातें नहीं,
अगर कोई ऑक्सी एसिड है तो उसमें कौन सा देखते हैं, सिर्फ OH वाले H देखते हैं, बाकी कोई से भी नहीं। तो ये नहीं था तो 1 ही रखा। ये तो ऑक्सी एसिड है, ये भी ऑक्सी, देखो ऑक्सी एसिड मतलब समझ जाना O और H दोनों आने चाहिए कंपाउंड में। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं है ऑक्सी एसिड, तो जितना हाइड्रोजन है उतने ही रखूंगा सीधा। लेकिन इनमें स्ट्रक्चर के हिसाब से देखी जाती चीजें, यहां से नहीं, समझ गए। 2 OH है तो 2, इसका, इसमें 1 OH है तो 1, इसका 1 OH है तो 1, इसका 1 ही है, इसका देखना H3PO3 H3PO4, ये P डबल बॉन्ड हो, एक तो डबल बॉन्ड हो गया और 3 OH जुड़ेंगे ना इसमें, तो इसका कितना आएगा 3, 1 2 और 3। इसमें देखना P डबल बॉन्ड हो, OH OH और ये जाएगा ना स्ट्रक्चर, तो कौन सा हाइड्रोजन निकलता है, सिर्फ OH वाले, तो इसका 2 ही रहेगा, ये हाइड्रोजन कभी नहीं निकलेगा, याद रखना, ठीक है। इसका P डबल बॉन्ड हो, एक ही O बचा तो OH और 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लग जाएंगे, तो सिर्फ ये वाले निकल पाएगा ना, तो इसका क्या आएगा 1। H2SO3, ठीक है, H2SO3 का तो अपने को पता है F डबल बॉन्ड हो, OH OH और एक और बचा है क्या, 3 हो गया ना, बस इतनी है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 2, क्योंकि 2 OH है। H3PO3 का स्ट्रक्चर भले ही ऐसा जा रहा है, HF BOH होल थ्राइस आता है ना, BOH होल थ्राइस आता है, तो स्ट्रक्चर कैसा जाएगा अपना BOH OH और OH, लेकिन फिर भी इसकी बेसिसिटी आती है 1, ये अलग से स्टार मार्क करके याद कर लेना, ठीक है। H3PO3 बोरिक एसिड, ये पूरा लिखना, और 1 ही आती है, हाँ, अरे वो जगह नहीं थी ना, 1, ठीक है। H2CO3 कार्बोनेट, इसकी निकाल सकते हो ना, कितनी आएगी, C डबल बॉन्ड हो और 2 OH हो जाएंगे, तो इसकी कितनी आएगी 2। HCOOH फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, नहीं पता हो तो लिख लेना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये H C डबल बॉन्ड हो OH, तो ये वाला निकलता है ना, तो क्या आएगी 1। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COH होल ट्वाइस है, इसका मतलब है COOH है और नीचे भी क्या लगा है COOH है, तो ये OH और ये OH, तो इसकी कितनी होती है 2। क्लियर है। तो ये वाली चीजें लिख लेना, कभी इक्विवेलेंट वेट में पूछता है कि इसकी एसिडिटी इतनी है, बेसिसिटी, तो वहां निकालते आना चाहिए। क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी की निकालोगे, यही पूछता है तुम लोगों से। अच्छा, इसमें ये भी लिखो बेटा, ये और ये इनका एसिडिक ऑर्डर है, ये बताया था। इधर देखो एसिडिक ऑर्डर, इसमें ये वाला रहेगा, इसका रीजन एम इफेक्ट से देता है, अलग ही जाता है, तो एक यही अलग ऑर्डर आता है अपना एसिडिक में, एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है, कि भले इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, फिर ये फॉस्फेट वाला एक्सेप्शन में रहता है, स्टार मार्क करके लिख लो इसको। इसका रीजन एम इफेक्ट ऑर्गेनिक से दिया जाता है, ठीक है, एम इफेक्ट आई इफेक्ट जो भी लगते हैं उससे दिया जाता है। तो ये एक लिख लेना एसिडिक ऑर्डर वाला, कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4, ये एसिडिक का ऑर्डर है। क्लियर है। तो ये जो बेसिक कुछ कैलकुलेशन वाला पोर्शन था ना अपना, ये यहीं पे एंड होता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। मैं जो कुछ फोटोज है वो शेयर कर दूंगा, एटॉमिक वेट वाली, और जो कंपाउंड्स लिखना है वो ऐसे कैसे कॉपी में लिख लेना। जैसे बोलता है ब्लू, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो उसका फार्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए। तो फार्मूला याद होगा तो वेट आराम से निकाल लोगे, अगर फार्मूला ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे। क्लियर है ना। उसने बोल दिया लाइमस्टोन, तो तुमको पता होना चाहिए लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है। क्लियर है। तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, और बहुत सारे, ब्लू विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, तो ऐसे और भी नाम है। तो मैं वो सारे फोटो शेयर कर रहा हूँ, लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। और ड्राई आइस पता है क्या होता है, CO2 को बोलते हैं। तो CO2 का वेट मुझे पता है 44। अगर वो क्वेश्चन में ड्राई आइस वर्ड यूज करता है तो मेरे को मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया ना। तो वो यही करता है, डायरेक्ट नहीं देते हुए नाम यूज करता है, तो उससे पता होना चाहिए। क्लियर है। चलो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।
फिर अब अपन कल पढ़ेंगे इसका आगे का कुछ डेफिनेशन वाला पोर्शन, और उसके बाद जो लॉज हैं, बेसिक लॉज, वो सारे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।